सभी स्टूडेंट का मैं राकेश मेहरा नेशनल मूवमेंट की इस क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। नेशनल मूवमेंट की इस क्लास में आज हम आज़ाद हिंद फौज पर ही चर्चा करेंगे। इससे पहले के पार्ट में मैंने सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के संबंध में कुछ बातें की थी, जिसके तहत सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को मैंने करंट से अपडेट किया था। एक पुरस्कार की भी हमने बात की थी, महत्वपूर्ण पुरस्कार है वो। उसके बाद में हमने आज़ाद हिंद फौज तक सुभाष चंद्र बोस के सफ़र को पढ़ा, जिसके तहत उन्हें दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नज़रबंद कर दिया गया। वहाँ से वो जर्मनी पहुँचे और जर्मनी के बाद में हिटलर से मुलाकात की। वहाँ पर फ्री इंडिया सेंटर, जय हिंद का नारा, नेताजी जैसी कुछ बातें हुई। उसके बाद वो टोक्यो जापान पहुँचे और टोक्यो जापान में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति के रूप में कमान संभाली, जिसकी शुरुआत इन्होंने अक्टूबर 1943 में भारत में अस्थायी सरकार की स्थापना के साथ की। काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस अस्थायी सरकार को जर्मनी और जापान दोनों ने समर्थन दिया था। रंगून इसका हेड ऑफिस बनाया गया था। इसके अलावा कई मंत्री बनाए गए थे, उसकी बातें हमने कर ली थी। अब मैं 30 दिसंबर 1943 की बात करने जा रहा हूं। 30 दिसंबर 1943 यहां पर अंडमान निकोबार पर तिरंगा फहराया गया। इस 30 दिसंबर 1943 को यदि हम 30 दिसंबर 2018 से कंपेयर करें, दोनों को मिलाकर देखें तो 75 वर्ष पूर्ण होते हैं। और इस 75 वर्ष के पूर्ण होने पर केंद्र सरकार ने दो महत्वपूर्ण बातें की थी। मेरे कहने का मतलब है, दो महत्वपूर्ण कीर्तिमान बनाए थे। इन्हें सम्मानित किया गया था। इस डेट को किस रूप में सम्मानित किया गया था वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए 30 दिसंबर 1943 की कुछ बात करते हैं। 30 दिसंबर 1943 आजाद हिंद फौज ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर तिरंगा फहराया। आप ये भी कह सकते हो कि सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर तिरंगा फहराया, जिसे इन्होंने शहीद वह स्वराज द्वीप नाम दिया था। ये बात हम पहले कर चुके हैं। करंट क्या है? करंट ये है कि 30 दिसंबर 2018 को 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं। इस बात के 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं। अब इस उपलक्ष्य पर केंद्र सरकार के द्वारा एक तो सुभाष चंद्र बोस पर 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया। अब उसमें देवनागरी और अंग्रेजी भाषा में कुछ शब्द लिखे हुए हैं, उन पर आपको ध्यान देना है। वो क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी आने की उसकी उम्मीद है। आइए पहला लिखिए, सुभाष चंद्र बोस पर 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया। वर्ष पूरे हुए, इस कारण से 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया, जिस पर देवनागरी लिपि है, आप जानते ही हो। वह इंग्लिश में फर्स्ट फ्लैग
होस्टिंग डे, फर्स्ट फ्लैग होस्टिंग डे लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना। देखिए यहां पर आपके जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि फर्स्ट फ्लैग होस्टिंग डे कब मनाया गया, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो 30 दिसंबर 2018 को ये फर्स्ट फ्लैग होस्टिंग डे मनाया गया था। इस टाइप से क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है। हालांकि ये सिक्के से संबंधित कुछ बातें हैं, तो सिक्कों पर जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें ये भी मैंने देखा है, आपसे पूछा जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस ने या आजाद हिंद फौज ने अंडमान निकोबार पर तिरंगा कब फहराया था, डेट पूछ लेगा। इसके 75 वर्ष कब पूरे हुए, ये पूछ लेगा। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि इस स्मृति में, मतलब तिरंगा फहराने की स्मृति में कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया, इस टाइप के भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ध्यान रखें ये बात। दूसरी क्या बात हुई, अंडमान निकोबार के जो 3 द्वीप है उनके नाम बदले गए। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 3 द्वीपों के नाम बदले गए। आप ये भी कह सकते हो कि सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखे गए। ये क्वेश्चन जो है सीडीएस में आ भी चुका है, सीडीएस जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ भी चुका है। उसने द्वीपों के नाम पूछे थे और ये कहा था कौन सा गलत है, युगम बना के पूछे थे उसने। करते हैं हम उसकी बात, एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। आइए हम उन द्वीपों की जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके नीचे आपने लिखना है, मैं एक हल्का सा डायग्राम अंडमान निकोबार द्वीप समूह का बनाना चाहूंगा। आइए ये उत्तरी अंडमान है, हम ज्योग्राफी में इसको पढ़ते भी हैं। ये जो है मध्य अंडमान है, ये दक्षिणी अंडमान है, अब बहुत सारी बातें हम पढ़ते हैं। मैंने नॉर्मल ऊपर के जो पोर्शन को लिया है, उत्तरी अंडमान के ऊपर कोको द्वीप समूह है जो कि म्यांमार का है, ज्योग्राफी में हम इसको पढ़ते हैं। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान। अब आप देखिए इस साइड में यदि हम कहेंगे तो बेरन द्वीप आ जाएगा, भारत का एकमात्र ज्वालामुखी। इसके अलावा जो मध्य अंडमान है उसके मध्य अंडमान के पूर्व में इस साइड में बेरन द्वीप आएगा, उधर तो नारकोंडम द्वीप आएगा, ये हम पढ़ते हैं वहां पर। इसके पूर्व में यहां पर बेरन द्वीप आता है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। ये क्वेश्चन भी आया हुआ, लेकिन मैं यहां पर उसकी बात करने नहीं जा रहा। देखिए यहां पर 3 द्वीप है दक्षिणी अंडमान के पास में, इस पर गौर करें। एक द्वीप तो है यहां पर ऐसे, इस तरीके से। ये जो द्वीप है इसका नाम है हेवलॉक द्वीप, हेवलॉक द्वीप। और इसके नीचे की तरफ यहां जो है ये है नील द्वीप, नील द्वीप। और यहां पर इस साइड में जो है ऐसे करके ये है रोस द्वीप।
ये 3 द्वीपों के नाम है। तो आपको स्थिति भी क्लियर होगी कि दक्षिणी अंडमान के इस साइड में ऐसे हैं। तो मैंने उन्हीं स्थितियों के आधार पर बता दिया। कल को आपको स्थितियां पूछे तो आप बता सकते हो दक्षिण अंडमान के जो पूर्व की स्थिति है वहां पर ये ऐसे बने हुए हैं। तो कितना भी कठिन क्वेश्चन हो आप कर सकते हो। स्थिति मैंने यहां बता दी आपको। यहां पर आप जानते हो पोर्ट ब्लेयर है, अंडमान निकोबार की राजधानी। क्वेश्चन भी आता है कि पोर्ट ब्लेयर जो कहां है, तो दक्षिणी अंडमान के दक्षिण में है। ठीक है ना, ये बातें हम ज्योग्राफी में करते हैं। इसके आधार यहां पर एक द्वीप है, सेंटिनेलीज द्वीप है। सेंटिनल द्वीप भी इसको बोलते हैं, जिस पर सेंटिनली जनजाति पाई जाती है। याद कीजिए अमेरिका का एक व्यक्ति जो है यहाँ पर गया था तो यहाँ तीरों से मार दिया गया था। बकायदा भारत सरकार ने इन्हें अलग दर्जा दिया है, सेंटिनली जनजाति को। हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन भी आ चुका है उन पर आईएएस में। तो इन सबको आप वहां पर जाके रिवाइज कर लें। ये जो हेवलेक द्वीप है, नील द्वीप है, रोस द्वीप है, इसका 30 दिसंबर 2018 को क्या नामकरण किया गया, मैं उसकी बात करने जा रहा हूं। आइए, हेवलोक द्वीप का नाम रखा गया स्वराज द्वीप, स्वराज द्वीप। और नील द्वीप का नाम रखा गया शहीद द्वीप। और रोस द्वीप का नाम रखा गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ये नाम रखा गया। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये इसमें कोई किंतु परंतु मत करना। बकायदा आपको बता चुका हूं कि सीडीएस में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो एक बार आप इसे नोट कर लें। आइए अब हम अप्रैल 1944 की एक घटना पर चलते हैं। इस घटना के तहत आपको ये जानकारी मिलेगी कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आइए कुछ बातें करते हैं। अप्रैल 1944, लिखते जाइए, आ जाएगा सामने, कोई बड़ी बात नहीं है। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के रेडियो प्रसारण से भारतीय आजादी की अंतिम लड़ाई के लिए महात्मा गांधी से आशीर्वाद मांगा। और उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। अब आप समझ गए होंगे कि गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महात्मा की उपाधि किसने दी थी, ये भी क्वेश्चन कई बार आता है। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। और राष्ट्रपिता किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ध्यान रखना। आइए, जुलाई 1944 आजाद हिंद फौज ने मोइरांग, ये नाम याद रखना है आपने, मोइरांग एक स्थान का नाम है, मणिपुर में पड़ता है। मणिपुर में तिरंगा फहराया।
क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। मोइरांग मणिपुर में तिरंगा फहराया। अब इसी घटनाक्रम के चलते सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई 18 अगस्त 1945 को। ये ताइपे नामक स्थान है, एक ताइवान से संबंधित है। वहां पर हवाई दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन आज भी ये एक रहस्य है। इसके बारे में अभी तक कोई भी खुलासा नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि उनकी मृत्यु इस संबंध में हो गई थी। तो आप एक लाइन लिख दीजिए, 18 अगस्त 1945 सुभाष चंद्र बोस की ताइपे ताइवान में एक हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई। जो आज भी एक रहस्य है। आज भी एक रहस्य है। इनकी मृत्यु के बाद आजाद हिंद फौज पर मुकदमा चलाया गया। इस मुकदमे पर भी काफी क्वेश्चन आते हैं। हम बात करेंगे उस मुकदमे की, एक बार आप इसे नोट कर लें। आइए, इनकी मृत्यु के बाद आजाद हिंद फौज के 3 सिपाहियों पर जो मुकदमा चलाया गया था, उस पर मैं बात करने जा रहा हूं। आजाद हिंद फौज पर मुकदमा। दो तीन बातें आपने ध्यान में रखनी है। एक तो ये बात ध्यान रखनी है कि ये कब चलाया गया, ये डेट पूछी जाती है। दूसरा, किन पर चलाया गया, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसने चलाया, और कहां। ऐसे पढ़ना चाहिए आपको। क्वेश्चन सीधे सामने आने चाहिए आपके। कब चलाया गया, ये डेट पूछी गई है। ये चलाया गया 5 नवंबर 1945 से 11 नवंबर 1945 तक। ध्यान रखना पड़ेगा ये। और किन पर चलाया गया, ये 3 सिपाहियों पर चलाया गया था। आजाद हिंद फौज के 3 सिपाहियों पर। इन 3 सिपाहियों के नाम आपको पता होने चाहिए। एक तो गुरबख्श ढिल्लो, शाहनवाज खान, आर के सहगल, इन पर चलाया गया था। इतिहास की विडंबना देखिए, तीनों अलग अलग धर्मों के लोग हैं। एक सिख है, एक मुस्लिम है, एक हिंदू है। बहुत कम एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं ये। तो यहां पर आप ये कह सकते हो कि आजादी की लड़ाई के लिए कैसे विभिन्न धर्मों के लोगों ने सहयोग किया था, और आज हम देखिए कैसे अलग अलग बातें करते हैं, अलग अलग धर्म को अलग अलग रखते हैं। किस दुनिया में आ गए हैं हम सोच ही नहीं सकते। हमारे देश को जिन वीरों और वीरांगनाओं ने
आज़ाद करवाया था, वो भी ये सोचते होंगे कि हमने आज़ाद क्यों करवाया। कितना आपस में द्वेष भाव रखते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ कर रखते हैं। धर्म तो धर्म, जाति के आधार पर भी ये कितना लड़ते हैं। हमने इन्हें सत्ता सौंपी, ये भ्रष्टाचार करते हैं। समझ से बाहर हो जाए, वो सोचने भी लग जाए कि वास्तव में हमने ये देश पता नहीं क्यों आज़ाद करवाया था। इसलिए आज़ाद करवाना था तो फिर हमने ये कुर्बानियां क्यों दी। ये सोचने वाला विषय है दोस्तों। आप इस देश के युवा हो, आपको सोचना चाहिए, क्योंकि इस देश की बागडोर जो है युवाओं के हाथों में है, आप लोगों के हाथों में है। आज हम स्वार्थों के कारण इतना अलग अलग देखते हैं एक दूसरे को, ये गलत है। ध्यान रखना, कोई विदेशी हम पर राज करेगा या ना करेगा, यदि हम ऐसे ही धर्म की भावनाओं के आधार पर लड़ते रहे, जातियों के आधार पर लड़ते रहे, जातीय भेदभाव करते रहे, तो मान के चलना कोई अपने में से ही बैठा हुआ व्यक्ति हम पर राज करेगा और इस देश में तानाशाही लगा देगा। तो मैं आपको एक टीचर होने के नाते कहूँगा, इतिहास हमें बहुत सिखाता है, लेकिन इतिहास को सीखने की क्षमता हर किसी में नहीं होती है। इतिहास हमें सिखाता है कि आपसी भाईचारा हमें कभी नहीं तोड़ सकता, लेकिन यदि आपसी भाईचारा हमें नहीं रखा तो हमें कोई भी तोड़ देगा। इसके एग्जाम्पल के रूप में आप अपने घर परिवार को देख सकते हो। आपके घर परिवार को यदि कोई तोड़ना चाहे तो वो तभी तोड़ सकता है जब आप घर के सभी सदस्य आपस में बिखरे हुए हो, नहीं तो हर किसी की हिम्मत नहीं होती कि आपके परिवार की तरफ नजर उठाकर भी देख सके। सेम यही बात एक देश के लिए लागू होती है। ये मुद्दा सामने आया, इस कारण से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। मेरी बात पर गौर करें, क्योंकि यदि देश ही नहीं रहेगा तो हम करेंगे क्या। ये जो वर्तमान में जो नेता वर्ग के जो लोग हैं, आप देख रहे हो, अपराधीकरण का अड्डा बन चुके हैं। अपराधियों का इतना सिस्टम इस संसद में भर चुका है, बकायदा आपके आंकड़े देखे होंगे आपने। हर नेता अपराधीकरण में के दलदल में फंसा हुआ है, तो कुछ न कुछ तो है ही। आग लगती है तो धुआं तो उठता ही है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि किसी ने द्वेष भाव पर इन पर कोई केस दर्ज कर रखा है, ऐसा नहीं होता है। कुछ न कुछ बातें जरूर होती है। खैर, इन बातों को आप समझते हो, लेकिन आपसे यही कहूँगा कि आपसी प्रेम बनाए रखें। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर सभी से प्रेम करें, अलग अलग ना देखें। नहीं तो मान के चलना, अपने में से ही बैठा हुआ व्यक्ति आप पर राज करेगा, और हो सकता है उससे आज़ाद होने के लिए हमें आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़नी पड़े। तो आइए टॉपिक को वापस आगे लेके चलते हैं। किसने चलाया? ऑब्वियसली बात है, ब्रिटिश सरकार चलाएगी। स्थान कौन सा था? लाल किला, दिल्ली। ध्यान रखना, लाल किला 2 है, एक आगरा में भी है, एक दिल्ली में है। आगरा वाले लाल किले का निर्माण अकबर ने करवाया था, जबकि दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। आइए, अब इस संबंध में बचाव पक्ष के जो वकील है उनको लीड किसने किया? आइए, बचाव पक्ष के वकीलों का नेतृत्व ये किया था भूलाभाई देसाई ने। भूलाभाई देसाई ने किया था, और इसमें इनके जो सहयोगी थे, इनके नाम भी आपने ध्यान में रखने हैं। कैलाशनाथ काटजू, जवाहरलाल नेहरू, अरुणा आसफ अली,
तेज बहादुर सप्रू, इन्होंने लीड किया इसको। हालांकि इस बचाव पक्ष के वकील ने काफी प्रयास किया था, लेकिन फिर भी इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन जन आक्रोश इतना भड़क उठा कि उसको देखते हुए इनकी फांसी रोक दी गई थी। करेंगे हम उसकी बात, एक बार आप इसे नोट कर लें। आइए, यहां पे लिखना, ब्रिटिश सरकार ने इन्हें फांसी की सजा सुनाई। इन्हें मतलब इन तीनों को। लेकिन जन आक्रोश को देखते हुए इन्हें रिहा कर दिया गया। तो ये मुकदमा था। क्लियर होगी सारी बात। अब इसके बाद में एक डेट आपने याद में रखनी है, 12 नवंबर 1945। इसे मनाया गया था आजाद हिंद फौज दिवस। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। ये सारे फैक्ट हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये एक मुकदमा था आजाद हिंद फौज पर, जो क्वेश्चंस के रूप में हमारे सामने आता है। यहां तक क्वेश्चन पूछा गया है कि आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के बचाव पक्ष के वकीलों में कौन शामिल नहीं था, ये आया हुआ है। तो 3 ऑप्शन तो इनमें से दे दिए। एक दे दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसमें शामिल नहीं है। मेरे ये क्वेश्चन बताने का उद्देश्य ये है ताकि आप समझ जाओ कि नेशनल मूवमेंट में से क्वेश्चन बनते कैसे हैं, तभी आप इस टॉपिक के साथ न्याय कर पाओगे। तो एक बार आप इसे नोट कर लें। तो इसी के साथ ही आजाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम कैबिनेट मिशन पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस कैबिनेट मिशन को शुरू करने से पहले एक करेक्शन है, वो मैं आपको करवाना चाहूंगा। ध्यान रखना, मैंने दांडी यात्रा करवाई थी आपको, ठीक है ना, दांडी यात्रा। कई बार इसको ऐसे भी लिख देते हैं, दांडी यात्रा, तो घबराने वाली बात नहीं है, एक ही बात है ये। वहां मैंने आपको चलते चलते मेरी थोड़ी जबान फिसल गई थी, मैंने वहां पर आपको ये करवा दिया 12 अप्रैल 1930 से 6 अप्रैल 1930 ये करवा दिया। अब देखें, पॉसिबल तो है नहीं ये चीजें, आप वैसे भी आपने सही कर लिया होगा, लेकिन मैं यहां फिर भी अब एक फॉर्मेलिटी के तौर पर आपको बता देता हूं कि ये जो अप्रैल है, ये अप्रैल गलत है, यहां पर क्या आ जाएगा, मार्च। एक बात हो सकता है मैंने आपको वहां नहीं बताई हो, बताई है तो वेल एंड गुड है, मेरे दिमाग में नहीं आ रही है अभी। ये दांडी यात्रा कितने दिन की यात्रा थी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। कितने दिन की यात्रा थी? चौबीस दिन की यात्रा थी, ध्यान रखना, 24 दिन की यात्रा थी, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है।
तो ये कुछ बातें हैं, मैंने आपको अपडेट करवाई है, इस पर गौर करें और इसके अलावा इस पूरी कहानी को सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते जाएं, क्योंकि ये कहानी ही आपको क्वेश्चन सोल्व करवाएगी। यदि ये कहानी के रूप में आपके याद नहीं हुआ तो आप क्रम से व्यवस्थित करने वाली घटनाओं वाला क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे, और मुख्य रूप से ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो कहानी के रूप में इसको याद करें। अब हम समाप्ति के चरण पर ही चल रहे हैं। इसके बाद हम 1946 के कैबिनेट मिशन पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसकी बात मैं अगले पार्ट में नए सिरे से करूंगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।